Assalamualaikum students. Welcome to Biology with Medico. Class Metric, Chapter number 9, Pharmacology. आज हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो जोसेफ लिस्टर था फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के, फादर इनको माना जाता है। जोसेफ लिस्टर ने बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स किए थे। हिज इंट्रोडक्शन एंटीसेप्टिक्स के बारे में इन्होंने जिस तरह से प्रोसेस किया था, ड्रामेटिकली डिक्रीज डेथ्स फ्रॉम चाइल्ड बर्थ एंड सर्जरी। उन्होंने कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया एज अ डिसइंफेक्टेंट। उन्होंने इसको यूज़ किया फॉर द वॉशिंग हैंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ कचरा वगैरह आ जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए भी जो है वो एज अ कार्बोलिक एसिड को डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया गया। तो इन्होंने एक स्प्रे मशीन बनाई विथ कार्बोलिक एसिड ताकि जो एयरबोर्न जर्म्स होते हैं उनको किल किया जा सके। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि स्कॉटिश रिसर्चर हैं, ठीक है, उन्होंने भी डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की 1928 में। उस वक्त फ्लेमिंग जो था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा था? एसटी मैरीज हॉस्पिटल लंदन के अंदर। वो इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन उनसे जो डिस्कवरी हो गई, उस पर वर्क करते एक्सपेरिमेंट करते हुए जो डिस्कवरी हुई वो पेनिसिलिन की हुई थी 1928 में। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। उन्होंने फिर डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया कि ये केयरलेस लैब टेक्नीशियन है। क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर वर्क करते करते पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर लिया, उसको डिस्कवरी कर ली, तो उनको कहते हैं केयरलेस लैब टेक्नीशियन। फ्लेमिंग जो था वो 2 वीक की वेकेशन छुट्टियों से वापस आया तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड बैक्टीरिया है, वो उस जो प्लेट है, कल्चर प्लेट उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर डेवलप हो चुका है एक्सीडेंटली। जो वो प्लेट थी वो थी स्टेफाइलोकोकस। इसकी प्लेट थी, कल्चर प्लेट, जिसके ऊपर मोल्ड डेवलप हो चुका था। उन्होंने एग्जामिन किया और नोटिस किया इस चीज़ को कि किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई, और फिर उन्होंने इससे बचाव के लिए स्टेफाइलस को की ग्रोथ से प्रिवेंट के लिए जो है उन्होंने डिस्कवरी कर ली पेनिसिलिन की। तो अब ये क्या था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया से प्रिवेंट होने के लिए उन्होंने जो डिस्कवरी की वो पेनिसिलिन थी। इसका मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, मीन्स कि अगेंस्ट द बैक्टीरिया उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवरी दी, ठीक है। अब बात करते हैं एडिक्टिव ड्रग्स की। एडिक्टिव ड्रग्स एक्ट करती हैं एज अ प्लेजर हमारे ब्रेन के सेंटर पर, ठीक है। उनका एक शॉर्टकट रिवॉर्ड होता है, ठीक है। रिपीटेड या कुछ ऐसे चेंजेस आ जाना पर्सन के अंदर, प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस का चेंज हो जाना। ड्रग्स एडिक्टिव क्वालिटीज़ में बी इन्हेंस्ड, बढ़ सकती हैं, मतलब बाय हाउ गुड दे मेक अ पर्सन फील, किस तरह से उसको फील करवाती हैं व्हेन यूजिंग देम, एंड हाउ बैड दे मे मेक यूज़र्स फील व्हेन दे वेयर ऑफ। जब वो यूज़ करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, और जब उसको यूज़ को छोड़ देते हैं तो फिर भी बुरा असर आ सकता है इन चीज़ों के ऊपर। तो एडिक्टिव ड्रग्स की कुछ मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जाती है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स हैं, मीन्स के उसके ऊपर एक्ट करती हैं, उसके फंक्शंस को डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है। ये भी ड्रग की कैटेगरी में आता है कि ये जो है वो ब्रेन के फंक्शन के नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को जो है वो स्लो डाउन करती है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट मार्क्ड इफेक्ट ऑफ द सेडेटिव इज़ देयर पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड एडिक्शन, ठीक है। इट कैन कॉज ड्राउजीनेस, मीन्स के चक्कर आ जाना, एंड स्लीपीनेस, जो है वो ज़्यादा नींद आ जाती है इसमें, एंड यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करती है। दे ऑल्सो रिड्यूस हार्ट रेट और ब्रीथिंग के प्रोसेस को भी रिड्यूस करती है, और कैन रिड्यूस दैम टू द पॉइंट द डेथ अकर्स, और जब डेथ होने के पॉइंट को भी जो है वो रिड्यूस करती हैं। इफ़ देयर इज़ एन ओवरडोज, अगर इस सेडेटिव का यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा किया जाए तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो डेथ पॉइंट को भी कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है।
अब सेकंड है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स को पैन किलर भी कहा जाता है। ये जो ड्रग्स होती हैं वो पैन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाती हैं जो कि CNS में मौजूद होता है और फिर ये पेन को रिड्यूस कर देती हैं। इनको यूज़ किया जाता है ताकि जो सीवियर ज़्यादा शिद्दत वाला दर्द है उसमें यूज़ किया जाता है ताकि सिचुएशन मॉडरेट हो सके। और दे मे नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू अदर पेन मेडिकेशंस। ये उसके अलावा पेन मेडिकेशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। द शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपिएट यूज्ड एंड इंक्लूड फीलिंग ऑफ यूफोरिया, पेन रिलीफ, मतलब पेन को ख़त्म करती हैं, ड्राउजीनेस एंड सेडेशन, इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करती हैं। नारकोटिक्स जो है वो कैन बी डेंजरस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड एडिक्शन। ये ना सिर्फ ये डेंजरस है फॉर द अब्यूज़ और एडिक्शन के लिए, बल्कि ये जो है वो ज़्यादा आपको सुकून देती हैं और ज़्यादा जो पेन है उसको रिलीफ़ करती हैं। बट ऑल्सो बिकॉज दे कैन समटाइम्स लीड टू ओवरडोज एंड डेथ। ओवरडोज जब आप करना स्टार्ट कर देते हो तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसके आ सकते हैं। अब नारकोटिक्स के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हीरोइन और दूसरी मॉर्फिन। तो हीरोइन को एज अ कंसिडर किया जाता है हाईली एडिक्टिव। हीरोइन और अदर जो ओपियोइड ड्रग्स होती हैं वो भी इंटरेक्ट करती हैं विद डोपामिन लेवल इन द ब्रेन। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो कि आपकी हैप्पीनेस के लिए होता है कि वो इंक्रीज हो जाता है आपके ब्रेन के अंदर। मीन्स कि जब आप हीरोइन को यूज़ करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर ऐसा प्लेजर एक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ खुशी महसूस होती है, विच इज़ वॉट कॉज द बर्स्ट ऑफ प्लेजर एसोसिएटेड विद देयर यूज़। उसके यूज़ की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लेजर फील होता है। अब्यूज़ ऑफ हीरोइन कैन क्विकली लीड टू ड्रग टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। हीरोइन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से जो है वो ज़्यादा आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो और फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, ठीक है, ज़्यादा उसके जो है वो आदी हो जाते हो, तो मुश्किल है उससे जान छुड़ाना। सेकेंड इज़ मॉर्फिन। ये बीइंग नारकोटिक ड्रग है, मीन्स के नारकोटिक की टाइप है। मॉर्फिन जो है वो यूज़ की जाती है ताकि सीवियर पेन को रिलीव कर सके, ठीक है। इट रिमेन एक्टिव इन ब्लड स्ट्रीम अप टू 6 आवर्स। मीन्स के 6 घंटों तक जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ये एक्टिव होती है मॉर्फिन। ये एक्ट करती है हमारे CNS के ऊपर एंड कॉज रिलीफ फ्रॉम पेन से जो है वो रिलीफ मिलता है। लेकिन ओवरडोज से क्या होता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और स्वीटिंग। ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो मॉर्फिन के हैं। अब थर्ड हमारे पास जाती है हेलोसिनोजिन। हेलोसिनोजिन भी ड्रग की क्लास में जाता है दैट कॉज हेलोसिनेशंस, मीन्स के इमेजनरी ख्यालात आ जाना आपके दिमाग के अंदर, प्रोफाउंड डिस्टोर्शन, जो मतलब एक पर्सन के अंदर परसेप्शन का जो रियलिटी का परसेप्शन है वही पूरा चेंज कर देती है व्हेन यू यूज़ हेलोसिनोजिन। सम ऑफ द टिपिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ हेलोसिनोजिन आर इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, मीन्स के जब प्रोसेस आप कर रहे होते हो ब्रीथिंग का वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, पल्पिटेशन एंड ब्लड विजन, आपका जो आप देख रहे होते हो वो पूरी ब्लड हो जाती है, धुंध हो जाती है, ठीक है। हेलोसिनेशन सिंपली एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अब हेलोसिनेशन के अंदर एक ही टाइप आती है दैट इज़ मैरिजुआना। मैरिजुआना कॉमनली यूज्ड इलिसिट ड्रग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। US में जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर से भी आती है, स्टेम्स, लीव्स और कैनाबिस इंडिका, ये एक प्लांट है, इससे भी ऑब्टेन की जाती है। पीपल स्मोक मैरिजुआना इन द हैंड रोल्ड सिगरेट्स और इन अ पाइप्स और वाटर पाइप्स। एक पाइप्स में जो है वो रोल करके जो है वो इस मैरिजुआना को एज अ स्मोक करते हैं लोग, और द इनटेक ऑफ दिस ड्रग प्रोड्यूस इमीडिएट सेंसेशन। इसको यूज़ करने के बाद ऐसे जल्दी से ही आपको डिफरेंट चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, इसकी इफ़ेक्ट्स आना जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूस कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो इसका डिक्रीज हो जाता है, मतलब एज अ ड्रीमी ख्याल आ जाते हैं, अनरियल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर अनरियल चीज़ें आ स्टार्ट हो जाती हैं। मैरिजुआना ऑल्सो अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट करता है। जब लोग जो है वो उसको मैरिजुआना को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एज अ टीनेजर्स, तो ड्रग जो है में इम्पेयर्ड थिंकिंग, उनकी मेमोरीज
लर्निंग के फंक्शन पे भी अफेक्ट करती हैं एंड अफेक्ट हाउ द ब्रेन बिल्ड कनेक्शंस, किस तरह से कनेक्शंस बनाता है बिटवीन एरिया नेसेसरी फॉर दिस फंक्शन। इस मतलब मेरिजुआना एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी ड्रग है जिसके अंदर आपके माइंड ऑफ स्टेट्स की अनरियल कंडीशंस बन जाती है, जो रियलिटी है उससे आप दूर होते हो जब आप इस ड्रग को यूज़ करते हो। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन की, तो अगर एक पर्सन है वो एडिक्ट है किसी सब्सटेंस से, जैसे कि ड्रग, अल्कोहल, निकोटीन, तो वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। द यूज़ ऑफ दैट सब्सटेंस दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस सब्सटेंस को यूज़ करते हुए कि हमें कितनी यूज़ करनी चाहिए, हमें अब छोड़ देनी चाहिए। तो अगर एक बार यूज़ कर ले तो उनको बार बार वो यूज़ करनी पड़ती है, वो करते हैं, ठीक है। When body levels of the substance go below a certain level, the patient has physical and mood related symptoms. अगर वो अपनी बॉडी लेवल को कंट्रोल करे सब्सटेंस से, अगर वो उसको थोड़ा सा कम यूज़ करें तो उसके मूड रिलेटेड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फिजिकली पेशेंट्स के अंदर तो उनको क्या होती है, ड्रग की क्रेविंग होती है। मतलब अगर एक बार उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, तो वो अब थोड़ा सा यूज़ को जो कम कर रहे हैं तो उसको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है कि भाई मुझे यूज़ करना है, ठीक है। बोट्स ऑफ मूडीनेस, मतलब उनके मूड पे डिपेंड कर देता है कि उनका मूड करेगा, उनको लेनी है, लाजमी उनको लेनी है। बैड टेम्पर, उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। पुअर फोकस, वो सही तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड एंड एम्प्टी, वो खाली खाली और अकेला महसूस करेंगे। फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, एंगर, गुस्सा, बिटरनेस, रेजिनमेंट, घबराहट और अजीब सा, और अकेले जो है वो बैठे होंगे तो उनको ऐसी चीज़ें जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। While under the influence of some substances, the addict may engage in risky activities such as driving fast. अगर कोई ड्रग की कंडीशन में है, मीन्स के वो एक पर्सन है, वो ड्रग यूज़ कर रहा है और वो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, फास्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी आके लॉज नहीं इस्तेमाल करते कि आपने क्यों किया, ये कैसे, क्यों आपने ड्राइविंग की, आपने ड्रग यूज़ किया है तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो उनको रिस्की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, लेकिन क्या है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं व्हेन यू यूज़ ड्रग, तो जब आप ड्रग के अडिक्ट हो जाते हो तो क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं ड्रग के साथ। ड्रग अब्यूज़ एक्सटेंड बियॉन्ड इमीडिएट पर्सनल इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। पीपल जो है वो एडिक्ट हो जाता है तो उनके हेल्थ के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बीमार रहना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। एडिक्शन कैन डैमेज द वन सोशल लाइफ बर्बाद हो जाती है। रिसर्च रिवील दैट, रिसर्च ये बताती है कि एडिक्टिव पीपल जो होता है कैन ईज़िली इन्वॉल्व इन क्राइम सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, स्नैचिंग, मतलब चोरी वगैरह के अंदर जो है वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हाथ होता है। लॉज वायलेटर एंड ए क्रिमिनल, एडिक्शन कैन डैमेज द वन सोशल लाइफ को जो है वो डैमेज करती है। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट देयर फैमिली पे भी इफेक्ट आता है। व्हेन द एडिक्ट डज नॉट गेट इट्स नीड ही बिकम एंग्री, उनको गुस्सा आता है। हार्श, वो ज़्यादा तेज़ तबीयत के हो जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। एंड डज नॉट बिहेव वेल, सही तरीके से बात नहीं करते। और अल्टीमेटली क्या होता है, लॉस्ट रिलेशंस, ये अपने रिश्ते खो देते हैं। तो ड्रग एडिक्शन के इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो है कि नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, ड्रग्स को। अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, ठीक है। एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है मोस्टली यूज्ड टू फाइट द इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन से फाइट कर सकें जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। दे ट्रीट इन्फेक्शन बाय किलिंग और डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को मार के या उसकी ग्रोथ को डिक्रीज़ करके भी इसको ट्रीट किया जा सकता है इन्फेक्शंस को। दे ट्रीट इन्फेक्शंस बाय किलिंग, ठीक है, तो हो गया। अब है दिस कैन बी प्रोड्यूस नेचुरली भी हो सकता है बाय द ऑर्गेनिज्म, जिससे कि बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। और कैन बी ड्राइव फ्रॉम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी के अंदर भी जो है उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। और ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ज़रिए से भी जो है वो इस चीज़ इन्फेक्शन से बचाव के लिए सारी चीज़ें यूज़ करके बनाई जाती हैं। सिंपली एंटीबायोटिक है क्या, यूज टू ट्रीट द ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया के एंटी होती हैं, मीन्स के बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं।
ठीक है। तो दे कैन ट्रीट वायरल फंगल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से और फंजाई की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स के एंटीबायोटिक्स की 2 टाइप्स होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स, इसका मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, लेकिन ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, उनका मतलब होता है कि ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देंगी, ठीक है। जो फर्स्ट बेक्टालैक्टम एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। हमने कहा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली मोल्ड की वजह से डिस्कवर की थी, वो पेनिसिलिन थी हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कि इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है। एंटीबायोटिक कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स बेस्ड ऑन किस तरह से आप जो है उसको इस्तेमाल करते हो, एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, बट कैन हार्म, ये आपके नुकसान बजा सकते हैं। यूरोनॉर्मल फ्लोरा, आपकी फ्लोरा हम कहते हैं प्लांट्स को, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। मतलब ऐसे आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हो कि आपके फ्लोरा को नुकसान पहुंचता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट साइड इफ़ेक्ट्स कैन ऑल्सो अकर विच आर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, डायरिया, अपसेट स्टमक, थ्रश आना, क्या मतलब विच इज़ फंगल इन्फेक्शन। थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, जो कि कैंडिडा अल्बिकन मीन्स के डिस्चार्ज, बर्निंग और पैन इचिनेस वगैरह होती है। कैन कॉज येलोइंग ऑफ टीथ, आपके टीथ जो है वो येलो हो जाते हैं। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर मैं पूरे पैराग्राफ का डायरेक्ट मतलब बताऊँ, यही है कि अगर हम किसी भी एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करें तो बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, लाइक एनी एक्शन या शक्ल को चेंज कर लेता है, एंड देन उस पर उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस 2 तरह के होते हैं, लाइक उस बैक्टीरिया में ऐसे जीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, और सेकंड में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं बैक्टीरिया में, उसकी वजह से उसके मेटाबॉलिज्म पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज़, मीन्स कि वैक्सीन जो है वो बिफोर द इन्फेक्शन, बिफोर किसी भी डिज़ीज़ के यूज़ की जाती है ताकि आपको बाद में वो इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। वैक्सीन जो है वो टिपिकली इसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि रिसेम्बल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, मीन्स कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कि जिनकी वजह से आपको वो इन्फेक्शन, वो डिज़ीज़ होती है, तो उसी में से ही जो है वो आपकी वैक्सीन को बनाया जाता है, उसी में से ही कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि उनसे जो है वो मैच कर रहे होते हैं। किस तरह से कि वो इससे वीक और मरे हुए माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, उनका जो इट्स टॉक्सिन और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन को भी यूज़ किया जाता है, उनमें प्रोटीन एजेंट से सेम हो जाता है या उसको यूज़ करके वैक्सीन को बनाया जाता है। अ वैक्सीन कैन confer active immunity against a specific harmful agent by stimulating the immune system to attack the, मीन्स कि एक वैक्सीन होती है वो इम्यूनिटी, मतलब अगर आपको एक हार्मफुल एजेंट मिल गया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मतलब कोई आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एजेंट आ जाता है तो उसके अगेंस्ट आप वैक्सीन को फिर आप यूज़ करते हो ताकि उस एजेंट को जो है वो किल कर सको, फिर इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव होती है वैक्सीन की वजह से, फिर इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो आपका होता है, फिर उस एजेंट के अगेंस्ट जो है वो वर्क करने लगता है। तो जो फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई थी ब्रिटिश फिजिशियन में एडवर्ड जेनर ने, जो कि 1796 के अंदर की थी, उन्होंने काउपॉक्स वायरस को यूज़ किया था, जिसको वैक्सीनिया कहते हैं, उसको यूज़ करके उन्होंने जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन को बनाया था, जो कि रिलेट करता है वायरस से इन ह्यूमन के लिए। इम्यूनाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है कि जहाँ पे पर्सन को जो है वो एक इम्यून दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस दिया जाता है ताकि इन्फेक्शंस जो डिजीज़ है उनसे अगेंस्ट भाग सके या उनसे जो है वो उनसे बच सके। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन को लगाने के बाद जो है वो ये इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स कि वैक्सीन ज़रूरी होती है जो कि बिफोर द इन्फेक्शन यूज़ की जाती है। ये प्रोसेस है कि किस तरह से जो है वो वैक्सीन को बनाया जाता है। एक्सपोरिजन माइक्रो एंटीजेंस के साथ है, ठीक है। ये जो है वो आपके मैक्रोफेज जो है वो उसको इंजेस्ट करें उस एंटीजेंस को,
उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है कि इंजेस्ट करने के बाद जो है वो इसके ऊपर टी सेल्स आ जाते हैं और फिर टी सेल्स एक बन जाता है इसके एंटीजन्स के इंजेस्ट करने के बाद। एंटीजन्स जो है वो उसके सरफेस के ऊपर आ गए और फिर एक माइक्रोब को जो है वो साइड पे रख दिया, लेकिन एंटीजन्स ले लिए। उस प्रोसेस के अंदर ये हो रहा है। और फिर क्या होता है कि एक टी सेल बन जाता है और टी सेल जो है वो 4 तरह के होते हैं। एक टी सेल्स होता है किलर टी सेल जो कि डायरेक्टली एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, और दूसरा टी सेल होता है हेल्पर टी सेल जो कि स्टिमुलेट करता है टी और बी सेल्स को, और सप्रेसर टी सेल होता है जो है वो इनहिबिट करता है टी और बी सेल्स को, और लास्ट होता है मेमोरी टी सेल रिमेंबर फॉरिजन रिमेंबर एंटीजन फॉर फ्यूचर इनकाउंटर। ये वो टी सेल होता है जो कि अगर एक बार वो एंटीजन मतलब बॉडी के अंदर आ गया है, ठीक है, तो उसके रिमेंबर कर लेता है, उसको याद कर लेता है। मेमोरी टी सेल वो करता है कि उसको याद कर लेता है कि दोबारा अगर कोई वो अंदर बॉडी के अंदर आए तो उस पर हम डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकें, उसको बॉडी से बाहर भगा सकें। तो ये रिमेंबर करता है कि वो पहचान लेगा, जब वो बॉडी के अंदर सेकंड टाइम आएगा तो वो पहचान लेगा कि यह वही सेल है जो पहले भी आया था। तो ये तो हो गया हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर एंड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा।